हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं थोड़ी देर के लिए ग्रामर से हटकर पोइट्री की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। कुछ पोएम्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर से ग्रामर की तरफ नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो आज की हमारी पोएम हो रहेगी ओज़ीमैंडियास। ओज़ीमैंडियास लिखी गई है बाय P.B. शेली और पर्सी बायसी शेली। पोएम को करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये पोएम जो है दिस इज़ अ सोनेट। सोनेट SONNET। अब जो सोनेट क्या होता है? सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन की पोएम होती है और इस पोएम में इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट 8 लाइन्स का है और सेकंड पार्ट 6 लाइन्स का है। फर्स्ट 8 लाइन्स उसमें हमें पोएम की सेटिंग बताई गई है, जबकि लास्ट 6 लाइन्स में पोएम की मेन थीम जो है उसको बड़े ही एम्फेटिक मैनर में प्रभावशाली तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए पोएम करने से पहले एक बार इसको रीडिंग देते हैं। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions red, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed." And on the pedestal these words appear, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away." So I've just given it a reading. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। The very first line, I met a traveler from an antique land. अब यहाँ पर एंटिक क्या होता है? वेरी ओल्ड, एंशियंट, बहुत पुराना। लैंड यहाँ पर एरिया, इलाका। आई, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में इस पोएम को नरेट किया गया है, तो आई को हम नरेटर भी बोल सकते हैं या स्पीकर, बोलने वाला। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मुझे एक यात्री मिला, मेरी मुलाकात एक ऐसे यात्री से हुई जो बहुत ही पुरानी किसी धरती से या एरिया से आया था ट्रैवल करने के बाद। हु सेड, जिसने मुझे बताया, क्या बताया? टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। डेजर्ट, रेगिस्तान। टू वास्ट, वास्ट मीन बहुत बड़े साइज की। एंड ट्रंकलेस, ट्रंकलेस विदाउट ट्रंक, ट्रंक के बिना। अब ट्रंक क्या होता है? मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का मेन हिस्सा। अब यहाँ पर क्या है? लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की टांगें। तो पत्थर की टांगों से हमें क्या मिल रहा है कि वो एक स्टैचू की बात कर रहा है, एक मूर्ति की बात कर रहा है। लेकिन वो स्टैचू जो बहुत बड़े आकार का रहा होगा, क्योंकि उस यात्री ने क्या देखा? 2 बहुत बड़े साइज की लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की टांगें, जिनके साथ उनका शरीर नहीं था या बॉडी का मेन पार्ट नहीं था, केवल 2 टांगें थी। और कहाँ पर पड़ी थी? इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में।
नियर देम, उनके पास, देम यहाँ पर लेग्स ऑफ स्टोन, उन टांगों के पास, ऑन द सैंड, रेतीले इलाके में, क्योंकि रेगिस्तान की बात हो रही है, हाफ संक, संक होता है अंदर को दंसा हुआ, रेत में अंदर को दंसा हुआ, अ शैटर्ड विसेज लाइज, विसेज होता है फेस, चेहरा, शैटर्ड टूटा हुआ, बिखरा हुआ, तो वही स्टैचू की जो टांगें थीं वो खड़ी थीं, जबकि उनका जो चेहरा था, जो चेहरा रहा होगा उस स्टैचू का, वो इस समय क्या पोजीशन थी, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था और आधा ज़मीन के अंदर दंसा हुआ था। हुज फ्राउन, फ्राउन होता है त्योड़ी, माथे पे बल पड़ना, तो माथे पे बल कब पड़ते हैं, व्हेन यू आर इन एंग्री मूड, तो उस व्यक्ति जिसकी भी वो स्टैचू रही होगी उसके चेहरे पर बल थे। हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप, रिंकल्ड बिंचे हुए होंठ, रिंकल्ड लिप, तो होंठ आपके तब बिंचे होते हैं जब आप बहुत ही गुस्से में होते हैं या फिर आप दूसरों से नफ़रत करते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन आप देते हैं। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीयर, स्नीयर भी किसी का मजाक उड़ाने की जो एक्सप्रेशन आते हैं आपके चेहरे पर, जो ये दिखाते हैं कि यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ और यू डू नॉट लाइक अदर्स, क्योंकि आप समझते हो कि आप उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं और दूसरे आपसे बहुत घटिया हैं, इन्फीरियर हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन उस चेहरे पर थे। कौन कौन से, एक तो फ्राउन, उसके माथे पे त्योड़ी थी, बल थे, उसके ड्रिंकल्ड लिप थे, होंठ बिंचे हुए थे, और स्नीयर मीन्स उसकी एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि वो साफ जाहिर था कि वो व्यक्ति दूसरों को अपने से इन्फीरियर मानता था, अपने आप को प्राउड फील करता था और दूसरों से नफ़रत करता था। और नेक्स्ट है कोल्ड कमांड, कमांड किसी पर ऑर्डर करना, हुक्म करना, लेकिन कोल्ड, कोल्ड यहाँ पर एक्सप्रेशनलेस, विदाउट एनी फीलिंग्स और इमोशंस। तो ये वो एक पावरफुल आदमी रहा होगा जो कमांडिंग पोजीशन में था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव जो उस स्टैचू से नज़र आते हैं, उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति बहुत ही प्राउड था, अभिमानी था और दूसरों को अपने से कहीं इन्फीरियर मानता था। तो ये एक्सप्रेशन टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, स्कल्प्टर होता है मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार, जिसने वो मूर्ति बनाई होगी। उस स्टैचू के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ये पता चलता है कि जो स्कल्प्टर था, जो मूर्तिकार था, उसने वेल दोज पैशंस रेड, पैशंस होते हैं फीलिंग्स और इमोशंस, तो उसने जिस व्यक्ति का स्टैचू बनाया उसके चेहरे पर जो भी एक्सप्रेशंस थे उनको बहुत अच्छी तरह से उसने समझा और उसे मूर्ति में ढाला। विच येट सर्वाइव, सर्वाइव होता है कि आदमी मर जाता है और उसके पीछे जो चीज़ जिंदा बचती है। जैसे कोई आदमी की डेथ होती है तो हम कहते हैं ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, कि वो अपने पीछे इन लोगों को छोड़ गया है। तो यहाँ पर क्या सर्वाइव कर रहा है, स्टैचू और उसके ऊपर एक्सप्रेशन, और किस को सर्वाइव कर रहा है, विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस बेजान, निर्जीव। तो लाइफलेस थिंग्स क्या हैं, स्टैचू, उसके में लगा हुआ चेहरा और उसकी टांगे, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प यहाँ पर अंकित होना, जो उन स्टैचू की चेहरे पर जो नज़र आती हैं, अंकित हो चुकी हैं, ये फीलिंग्स उस मूर्तिकार ने बहुत अच्छे तरह से समझी होंगी इसके पहले कि वो उस मूर्ति को बनाता।
द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड। तो वो फीलिंग्स उस स्टैचू पर सरवाइव कर रही हैं। किसको सरवाइव कर रही हैं? जैसे मैंने कहा कि कोई आदमी मर जाता है तो उसके पीछे जो रह जाता है वो सर्वाइवर हैं। अब यहाँ पर कौन मर चुका है? द हैंड दैट मॉक देम। मॉक करना यहाँ पर कॉपी करना, नकल उतारना। वो हाथ जिन्होंने उन एक्सप्रेशंस को कॉपी किया। किसके हाथ? मूर्तिकार के, स्कल्प्टर के। एंड द हार्ट दैट फेड। और वो दिल जिसके अंदर वो फीलिंग्स और इमोशंस थी, यानी कि जिसका वो स्टैचू है। तो राइटर या पोइट ये कहना चाहता है कि मूर्तिकार भी मर चुका है, जिसका स्टैचू है वो भी मर चुका है, लेकिन वो एक्सप्रेशंस जो उस व्यक्ति के चेहरे पर रहे होंगे, जिन्हें मूर्तिकार ने अपनी कला के माध्यम से हमेशा के लिए उस स्टैचू पर अंकित कर दिया, वो एक्सप्रेशंस अभी भी कला की फॉर्म में ज़िंदा हैं। और अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। लास्ट 6 लाइन्स। अभी तक हमने की फर्स्ट 8 लाइन्स। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल होता है लोअर पार्ट ऑफ द स्टैचू, उसका बेस। नीचे उसके बेस पर ये शब्द लिखे हुए हैं। तो जो शब्द लिखे हैं उनको उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है। माई नेम इज़ ओज़ीमेंडियास। तो ये लाइन्स आपको बताएंगी इस पोएम का मेन थीम क्या है, किस पॉइंट के ऊपर ये पोएम लिखी गई है, पोइट क्या बताना चाहता है। मेरा नाम ओज़ीमेंडियास है, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूँ। इसी से आइडिया लगता है कि वो किंग जो रहा होगा, ओज़ीमेंडियास नाम का राजा, वो कितना अभिमानी था। अपने आप को कह रहा है किंग ऑफ किंग्स। और यहाँ तक अगली लाइन में वो भगवान को भी चैलेंज करता है। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। माइटी मीन पावरफुल। ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मीनिंग होता है यू। तो ये माइटी किसके लिए? भगवान के लिए। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर निराश होना। भगवान को कह रहा है कि देखो माई वर्क्स, मेरी अचीवमेंट्स, मैंने क्या क्या कार्य कर दिए, और इसको देखकर आप भी निराश होंगे कि आप उतना नहीं कर पाए जितना मैंने कर दिया। सो इन अ वे ही इज सो प्राउड दैट ही इज चैलेंजिंग इवन गॉड, दैट ही इज डन बेटर देन गॉड। तो इतना ज़्यादा गुरूर अपनी अचीवमेंट्स पर। लेकिन जो लास्ट 3 लाइन्स हैं उसमें पोएट फिलोसोफाइज करता है, फिलॉसफी देता है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स। कि आदमी अपने लाइफ टाइम में कितनी भी अचीवमेंट्स क्यों ना हासिल कर ले, कुछ भी बचता नहीं है। क्योंकि ये जो राजा था, इसने अपने टाइम में हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हों, उसका उसे गुरूर रहा हो, लेकिन इस समय क्या पोजीशन है कि उसने अपने लाइफ टाइम में अपना स्टैचू भी बहुत बड़े साइज़ का बनवा लिया ताकि लोग उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रखें। लेकिन अभी क्या है, उसका स्टैचू जो है राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रेक। कोलोसल होता है बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर। रेक तबाही। तो इतनी बड़ी पैमाने की तबाही किसको कहा जा रहा है? उस स्टैचू को, जो स्टैचू बहुत बड़े साइज़ का है और इसमें बिल्कुल टूटा हुआ है। और पड़ा भी कहाँ है? रेगिस्तान में। बाउंडलेस एंड बेयर। बेयर मीन यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इमारत आसपास कहीं भी नज़र नहीं आती है, इवन खंडहर फॉर्म में भी नहीं नज़र आती है। द लोन एंड लेवल सैंड्स। चारों तरफ अकेलापन है, कोई भी दिखाई नहीं देता है, और चारों तरफ रेत ही रेत है। लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। फार अवे दूर दूर तक। स्ट्रेच फैले हुए हैं कि उस जगह पर यहाँ वो स्टैचू पड़ा है बिखरी हुई टूटी फूटी अवस्था में, उसके चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आती है, इवन कोई स्ट्रक्चर भी वहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो उससे
पोइट क्या बताना चाहता है कि आदमी को जितना मर्जी गुरूर हो अपने अचीवमेंट्स पर, लेकिन फाइनल रियलिटी ये है कि अंत में कुछ भी नहीं बचता है। तो ये थी हमारी पोएम। अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें मेन किस टॉपिक पर पोएट ने बात करनी चाहिए। तो 2 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था प्राइड है था फॉल, अभिमानी का सिर नीचा। इसको उसने बताया है लास्ट 6 लाइन्स में। मैंने पहले बताया कि सोनेट होता है 14 लाइन्स का, तो इसको इसने जिस फॉर्मेट में लिखा, फर्स्ट 8 लाइन्स उसमें सेटिंग दी और लास्ट 6 लाइन्स में उसने अपनी थीम या मेन आइडिया दिया। तो मेन आइडिया में क्या है? द फर्स्ट 3 लाइन्स शो द एक्सेसिव प्राइड ऑफ किंग ओzymandias। एक्सेसिव होता है ज़रूरत से ज़्यादा। तो लास्ट 6 लाइन्स को अगर हम लें तो फर्स्ट 3 लाइन्स में ओzymandias का ज़रूरत से ज़्यादा अभिमान दिखाया गया है। यहाँ पर उसने भगवान को भी चैलेंज किया। While the remaining 3 lines describe how no sign remains of these achievements that had made him feel so proud। तो लास्ट 3 लाइन्स में ये दिखाया गया है कि वो अचीवमेंट्स जिससे उसको इतना अभिमान आ गया था, उनका कुछ भी साइन नहीं बचा है। तो एक तो थीम ये है प्राइड है था फॉल, और दूसरी थीम ये है आर्ट लिव्स लॉन्गर देन मैन। आर्ट लिव्स लॉन्गर देन मैन। आर्ट क्या है? यहाँ पर जो उसने स्टैचू बनाया तो वो अभी भी सरवाइव कर रहा है, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो किंग है चाहे उसका स्कल्प्टर है, मूर्ति बनाने वाला है, दोनों ही मर चुके हैं। सो 2 मेन आइडियाज़ या 2 थीम्स यहाँ पर हैं। फर्स्ट वन प्राइड हैथ अ फॉल और सेकंड वन आर्ट लिव्स लॉन्गर दैन मैन। तो ये थी हमारी फर्स्ट पोएम इन द सीरीज़ ओzymandias रिटन बाय P.B. शेली। तो ये एक सोनेट था। सोनेट होती है पोएम ऑफ 14 लाइन्स, और इसमें मेन 2 थीम्स, एक अभिमानी का सिर नीचा प्राइड है था फॉल, और सेकंड आर्ट लिव्स लॉन्गर देन मैन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली पोएम्स भी उन तक पहुंच पाएँ और आगे की वीडियोस भी। थैंक यू।